अच्छा, तो ये रीनल का चैप्टर नंबर 29 है। इसमें बेसिकली वही बातें बताई हुई हैं कि कैसे डाइल्यूट यूरिन बनता है और कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखने वाली, ये बात समझ लेनी है कि जितना भी क्या कहते हैं ऑस्मोलैरिटी कम होगी ना वो डाइल्यूट होगा, और जितनी ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर 50 ओस्मोल पर लीटर लिखा हुआ है तो ये डाइल्यूट है। अगर 5000 लिखा होगा तो वो कंसंट्रेटेड होगा, मतलब उसमें वाटर कम होगा और सोल्ट ज़्यादा होंगे। तो किडनी डाइल्यूट कितना एक्सीड कर सकती है, मतलब मैक्सिमम जो जितना वो डाइल्यूट कर सकती है वो 50 मिली ओस्मोल पर लीटर है। इसके बाद एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हम यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मसलन उनमें एडीएच है, एल्डोस्टेरोन है, वगैरह वगैरह। बाकी इधर भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है कि 20 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट कर सकती है किडनी, 50 मिलीलीटर पर ओस्मोल वाला। और हाँ, रीनल मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीटिंग डाइल्यूट यूरिन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हर किसी को पता है, बेसिक सी बात है कि अगर हम उसके अंदर से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, बल्कि सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और वाटर को जाने देंगे, तो वो डाइल्यूट बन जाएगा। सोल्यूट्स हमने वापस निकाल लिया और वाटर को जाने दिया तो वो डाइल्यूट होगा। इस अगर किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर ढेर सारा वाटर चला जाए तो वो ये नहीं करती कि ढेर सारे सोल्यूट्स भी ज़ाया कर दे, बल्कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। या वाटर अगर ज़्यादा चला गया बॉडी के अंदर तो बॉडी वाटर को निकलने देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सोल्यूट्स को भी ज़ाया कर दे सारे उसके साथ साथ, तो वो सेव कर लेती है किडनी। उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना वो 300 ओस्मोल पर लीटर होती है, यहीं से शुरू होता है। और ये याद रखना क्योंकि ये आगे अगले वाले मतलब सारे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी भी इतनी होती है और जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है उसकी भी ऑस्मोलैरिटी इतनी होती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो नीचे से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इधर मेनली डाइल्यूशन का काम होता है। डाइल्यूशन का काम कैसे होता है भला? जब ज़ाहिर सी बात है ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, लेकिन इसके अंदर से यहाँ पे सोल्यूट्स निकलते हैं, सोडियम निकल जाता है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इधर से निकाली जाती हैं। वाटर नहीं निकाला जाता क्योंकि वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो जब इसके अंदर से सोल्यूट्स वगैरह सारे निकल जाएंगे, वाटर बचेगा तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ये अगर यहाँ पे 600 है तो ऊपर जाते जाते देखो इसकी ऑस्मोलैरिटी 100 हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एडीएच जो है ना वो इनके ऊपर काम नहीं कर पाता। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच भी यहाँ से वाटर जो है ना, अगर ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है तो एडीएच आ भी जाए तब भी वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेगा। इसी तरह जब हम आगे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाते हैं, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर और ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाती है। वो भी कैसे? उधर भी एडीएच काम नहीं कर पाता, वो भी इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। उधर से भी सॉल्ट्स वगैरह निकल जाते हैं और अंदर नेफ्रॉन के अंदर जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर यूरिन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो 100 से भी 50 पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आगे डायग्राम में। इसके बाद लिखा हुआ है किडनी कंजर्व कैसे करती है वाटर। अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रही है, स्वेटिंग वगैरह से निकल गया पानी बॉडी से, स्किन से, यूरिनेशन, फीसिस वगैरह, इस तरह अगर बॉडी से वाटर वेस्ट तो होता ही रहता है, लेकिन बॉडी को कमी है वाटर की, तो कंजर्व कैसे करना है? वो कंजर्व करने के लिए किडनी बनाती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जिसके अंदर पानी कम से कम जाए हो और जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल सोर्स वगैरह कॉन्सेंट्रेटेड हो ज़्यादा, वो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाए। ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम है। उसके बाद ये वो वॉल्यूम है जो कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ यूरिन दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी इज ऑब्लिगेटेड यूरिन वॉल्यूम। ये ऐसे याद करना। और ये इसी तरह सवाल देगा। बाकी किडनी ये होता है कि सी वाटर, अगर हम ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर कर लें तो उससे डिहाइड्रेशन कैसे हो जाती है? क्योंकि तो सी वाटर के अंदर ढेर सारे सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम वगैरह होता है, लेकिन हमें इसमें अदर अदर सोल्यूट्स को भी एक्सक्रीट करना होता है, जैसे यूरिया हो गया। तो यूरिया की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया की आमतौर पे अमाउंट होती है यूरिन के अंदर 600 मिली ओस्मोल पर लीटर, टोटल 1200 है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किडनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकती है 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर, लेकिन उसमें अगर यूरिया की ही 600 है तो बाकी अगर सोडियम वगैरह भी 600 आ जाएंगे तो किडनी के लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब यूरिया को निकालना। तो इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन कैसे होगी? क्योंकि किडनी फिर वो यूरिया भी निकालना चाहेगी उस सॉल्ट के साथ साथ। तो 1.5 लीटर ऑफ यूरिन वॉल्यूम वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट रिड ऑफ 1200 मिली ओस्मोल्स पर लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड हमने ज़्यादा इंगेस्ट कर लिया, इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर चला गया इस वाटर को पीने से, तो उसकी उसकी वजह से फिर ज़्यादा यूरिन जो होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, उसको निकालने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर है ना वो कम हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जितना यूरिन कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, इसमें ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद है, हाँ, कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे यूरिन कंसंट्रेट किया जा सकता है? इसके अंदर दो मैकेनिज्म है। एक तो एडीएच है, जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है एडीएच एक्सक्रीट होगा, तो एडीएच का काम क्या होता है? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराना। वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा। दूसरा तरीका ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये कैसे होता है? उससे पहले ये 2-4 वैल्यूज़ हैं। 25% नेफ्रॉन्स होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, वो वाले जो उस बाउंड्री के ऊपर होते हैं, तो मेडुला और मेडुला जहाँ से स्टार्ट होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर स्पेशल रोल प्ले करता है वो वाज़र एक्टा, जो कि स्पेशल पेरिट्यूब्युलर कैविटीज़ हैं जो डीपली जा रही होती है मेडुला के अंदर, ना कि जो कॉर्टेक्स के अंदर यूँ फैली हुई होती हैं जस्ट। उसके बाद उस काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुला की अब हम बात करें मेनली, क्योंकि उधर ही सारा कंसंट्रेटेड यूरिन बनना है। अगर ये किडनी है तो ये उसकी आउटसाइड पे सारा कॉर्टेक्स होगा, इनसाइड पे सारा मेडुला होगा। और मेडुला की हम बात करें अभी, कि मेडुला के अंदर सारा कंसंट्रेटेड यूरिन बनना है। और मेडुला के अंदर कैसे बनना है? मेडुला के अंदर हम लूप ऑफ हेनले को पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में डीपली जा रहे होते हैं लूप ऑफ हेनले। वो क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस एंड को ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आयंस फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा देते हैं बाहर की तरफ, मेडुला का इंटरस्टिशियम, मेडुला से बाहर, नेफ्रॉन के अंदर नहीं, उधर से बाहर जो किडनी के अंदर जगह बची होगी ना, उसके अंदर ये लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन कराते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, पहले असेंडिंग लिम्ब से हुआ, फिर कलेक्टिंग डक्ट से हुआ, फिर यूरिया की भी क्या कहते हैं डिफ्यूजन हो जाती है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, यूरिया भी बाहर निकल आता है। डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम मेडुलरी ट्यूब्यूल्स, ये भी हो जाता है। अच्छा, अब ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा-सा मतलब इस तरह से ट्रिकी है कि इसको रिलेटिवली पढ़ना है। इसके अंदर ये नहीं करना कि मतलब एक चीज़ एग्ज़ैक्टली वैसी ही नहीं है, ये रिलेटिव है कि एक बात इस तरह की है तो उससे रिलेटिव कंपेयर करके बात दूसरी समझ आएगी। और ये होता किस तरह? ये असेंडिंग, पहली बात तो ये असेंडिंग लिम्ब जो है ना थिक वाला और इवन के थिन भी, वो जो है ना वाटर के लिए इम्परमिएबल है, उधर उसके अंदर से वाटर ना आ सके, मतलब उसके अंदर से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। तो होता यूँ है, अगर हम ये डायग्राम देखें
तो यहाँ से जितना भी अब इधर से सारा जितनी भी कॉन्सन्ट्रेशन का यूरिन आ रहा है ना, इसमें असेंडिंग लिम्ब ने और मेडुलरी इंटरस्टिशियम ने इन दोनों के दरमियान रखना है 200 का डिफरेंस। ये बात याद रखनी है और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, 200 मिलीलीटर पर मिली ओस्मोल पर लीटर का डिफरेंस इसने रखना ही रखना है। चाहे जितनी भी ये असेंडिंग लूप के अंदर जितनी भी कॉन्सन्ट्रेशन आएगी ना, उसने सोल्यूट को बाहर निकालना है और बाहर उसने कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा करनी है। सोल्यूट्स बाहर निकलेंगे तो कॉन्सन्ट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम वगैरह बाहर निकाल दिया उसने, बाहर 400 होगी, अंदर 200 है। देखो 200 और 400 के अंदर 200 का फ़र्क है। इसी तरह जब अंदर पहुँचा है एंड वाली डायग्राम, फाइनल डायग्राम में यही बना देनी है बेशक। एंड क्वेश्चन के अंदर इसमें हर चीज़ समझ आ रही है। 800 है तो इधर 1000 है, 500 है तो इधर 700 है, 100 है तो इधर 300 है। हाँ, बिल्कुल एंड शुरू 300 से होता है, पिछले पिछले पेज पे भी हमने पढ़ा था। जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से आ रहा होता है ना यूरिन बन के, वो 300 उसकी कॉन्सन्ट्रेशन होती है। नीचे तक पहुँचता है, ज़ाहिर-सी बात है डीपली पहुँचेगा तो उसकी कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1200 तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद कम होने लग जाता है। कम ऐसे होने लग जाता है कि जो इधर से असेंडिंग लिम्ब के अंदर से वाटर तो निकल नहीं सकता, लेकिन चीज़ें निकलने लग जाती हैं, सोडियम निकल गया, ये सारे सॉल्ट्स वगैरह निकल के ना इधर आके कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। अब इधर कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं तो इधर से जो सोल्यूट मतलब जो भी यूरिन बनता हुआ आ रहा है, 300 आ रहा था। अब डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है, उधर से वाटर रीअब्सॉर्ब होना होता है। अब इधर से जब नीचे आ रहा है तो उसने देखा इंटरस्टिशियम में तो वाटर बहुत कम है, इधर कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर इधर से निकलने लग जाता है। वाटर जब इधर से निकलने लग जाता है तो ये भी कॉन्सन्ट्रेट होने लग जाता है। अब ये देखो ना, 300 फिर 700 फिर 1000 फिर 1200। फिर हमने यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ानी थी ना, तो हमने ऐसा किया कोई निज़ाम के पीछे से जो आने वाला हमारे पास यूरिन बन के आ रहा था वही कॉन्सन्ट्रेट हो जाए। यहाँ से हम सोल्यूट को बाहर निकाले जा रहे हैं। इस सारे चीज़ को करने का मकसद ये है कि हमारे पास यूरिन की कॉन्सन्ट्रेशन मैक्सिमम हम अचीव कर सकें, जितना हमसे हो सका। ये डायग्राम अगर बना देंगे तो सही है, कंप्लीट है। वैसे ये वाली भी समझ आ जाएंगी, यही स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 3 और ये 4 के वो नीचे आता है। तो फिर यहाँ पे 200 का वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये इसकी डेफिनेशन है कि रिपीटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले एंड कंटीन्यूअस इनफ्लो ऑफ न्यू सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इससे ये होगा कि कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। बाकी ये रोल लिखा हुआ है डिस्टिल कलेक्टिंग डक्ट्स का एक्सक्रीटिंग कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन। इसमें भी यही होता है कि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से जो एक्टिवली सोडियम की क्लोराइड की जो है ना रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो वापस निकल जाता है। तो इससे यहाँ से निकल रहा है NaCl, तो यहाँ पे और दोबारा से वापस उसकी कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये सारा काम हम करते क्यों? ये सारा काम हम इसलिए करते हैं कि जो मेडुला है ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, उसकी कॉन्सन्ट्रेशन हम ज़्यादा रख सकें। जो क्योंकि कोर्टिकल जो इंटरस्टिशियम है ना, उसके अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जबकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर वाटर इतना रीअब्जॉर्ब नहीं हो, मतलब उसकी कॉन्सन्ट्रेशन हमें ज़्यादा रखनी होती है बस। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर यूरिया कंट्रीब्यूट टू हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यूरिया भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी पेश करता है कि जो इंटरस्टिशियम है मेडुला का, उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अब यूरिया क्या करता है, यूरिया यहाँ तक पहुँच गया था, अब यहाँ तक हमारे पास यूरिया आ गया, अब निकलने लगी कलेक्टिंग डक्ट्स है। यहाँ पे क्या होता है, अब इधर इंटरस्टिशियम के अंदर जो है ना कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है अंदर, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा सोल्ट्स वगैरह हैं अंदर, इधर सारा वाटर है और यूरिया वगैरह जितना भी यूरिन है, वाटर इधर से ना डिफ्यूज आउट होने लग जाता है। अंदर कम है कॉन्सन्ट्रेशन, बाहर ज़्यादा है, वाटर डिफ्यूज आउट होने लग जाता है। लेकिन यूरिया जो है ना, ये एक सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज आउट होने लग जाता है वाटर के साथ साथ। और यहाँ पे जो इसके स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स हैं UTA1 और UTA3 हैं, जिनकी मदद से यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। और यूरिया जब बाहर निकल जाता है तो फिर हमने बॉडी ने दोबारा एक काम करती है कि यूरिया को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे ढेर सारा यूरिया आ गया, वाटर ने थोड़ा सा बाहर ले आई था, तो जो थिन लूप ऑफ एनले ना, उसके अंदर UTA2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो यूरिया की दोबारा से डिफ्यूजन करा देते हैं अंदर। इस तरह ये होता है कि यूरिया यहाँ से बाहर निकला था, यहाँ से अंदर चला गया, फिर आया, फिर यूरिया यहाँ से बाहर निकला, फिर अंदर चला गया। तो इससे ये होता है कि एट द एंड जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बजाय इसके कि जो यहाँ पे आया था वही इधर हम आगे ले जाएं प्रोडक्ट में, वो अगर बार बार यहाँ से साइकिल से 2-3 बार गुजरेगा, 2-3 बार गुजरेगा, ढेर सारी बार गुजरेगा, तो उसकी कॉन्सन्ट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। इसको करने का ये मकसद है कि यूरिया हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सक्रीट करा सकें, उसकी कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ा सकें। इधर जितनी भी यूरिया की कॉन्सन्ट्रेशन थी, थोड़ा सा निकला, वापस गया, थोड़ा और यूरिया लेके आ गया, और यूरिया की कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी। एक टाइम में हम यूरिया की मैक्सिमम एक्सक्रीशन करा सकें, उसके लिए हम यूरिया की कॉन्सन्ट्रेशन यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में, इधर ये साइकिल चला के। और ये काम हो रहा है सारा वाटर की मदद से। और वाटर को कौन रेगुलेट कर रहा है? ADH। अगर ADH प्रेजेंट होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, तो यूरिया साथ आएगा, जिसकी वजह से यूरिया कॉन्सन्ट्रेट हो पाएगा। अगर ADH नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है वाले पैराग्राफ में, अगर ADH नहीं प्रेजेंट, बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब यहाँ से नहीं हो पाएगा, और जो यूरिया वो साथ रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो एक बार में जितना यूरिया आया था वही यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिया रिसर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और यूरिया की हम ये जितना भी एक बार आया था हम उसको दोबारा से जितना ज़रूरी है उसको वापस नहीं ले पाएंगे, तो वो निकल जाएगा सारा का सारा। अब वाजा रेक्टा के अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज फिनोमेना है, जो कि वाजा रेक्टा वो वाली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, तो मेडुला के अंदर जा रही थी डीपली लूप ऑफ एनले में, और ये भी क्या कहते हैं कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाने में मदद देती हैं। वो किस तरह बता? एक तो ये जो सोल्यूट्स होते हैं ना, उनको मिनिमल वॉश आउट होने देते हैं, कम से कम सोल्यूट एक्सक्रीट आउट हो पाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो बहुत ही कम, बहुत ही स्लो होता है इन वाजा रेक्टा के अंदर, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं सोल्यूट्स है ना, वो लॉस नहीं हो पाते। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ना, उधर से इस ब्लड वेसल में वाजा रेक्टा वाली के अंदर सोल्यूट्स नहीं जा पा रहे, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, स्लगिश है। तो जैसी वाजा रेक्टा नीचे आ रही होगी, उसकी अंदर कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ती जा रही होगी, और जैसे ही वापस ऊपर को ब्लड वेसल जा रही होगी, तो उसमें अंदर वापस से सोल्यूट की कॉन्सन्ट्रेशन इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वापस से डिल्यूट होने लग जाएगी, जितना भी उसके अंदर जो भी उसके अंदर फ्लूइड होगा। वाजा रेक्टा का एक काम लिखा हुआ है, वाजा रेक्टा ये नहीं करती कि क्या कहते हैं ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा पाए मेडुला की, सिर्फ उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसको प्रिवेंट करती है कि उसके अंदर हमने जितनी भी कॉन्सन्ट्रेशन अचीव की थी अभी पिछले पेज के ऊपर, वो सारा काम करके साइकिल वगैरह वो सारा कुछ, तो वो उसको बस मेंटेन रख पाती है।
इसके बाद ये समरी लिखी हुई है, इसको पढ़ने की नहीं ज़रूरत। और हाँ, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कभी-कभार इनएप्रोप्रिएट सेक्रेशन हो जाती है एडीएच की, कभी-कभी काउंटर करंट मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, कभी-कभी डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती एडीएच को। अब ये 3 कंडीशन है। अब इसमें क्या-क्या होता है? एक तो पहली बात तो ये एडीएच बन नहीं रहा। अगर एडीएच नहीं बन रहा बॉडी के अंदर तो रीअब्ज़ॉर्प्शन वाटर नहीं हो पाएगी, ढेर सारा वाटर रिलीज़ हो जाएगा, उसको कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइटस। और डायबिटीज़ इंस्पाइटस को हम ट्रीट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन एक ड्रग है, वो देते हैं, जिससे एडीएच दोबारा से मतलब अपना काम करने लग जाता है, वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होने लग जाता है। लेकिन अगर नेफ्रॉन जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा एडीएच को, तो डायबिटीज़ इंस्पाइटस फिर हो जाती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइटस, क्योंकि नेफ्रॉन जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। अभी हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएँगे कि अगर एक बंदे के अंदर एडीएच की अमाउंट नॉर्मल बनी जा रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक्सेस यूरिन है और डायबिटीज़ इंस्पाइटस की कंडीशन है, तो वो क्या मसला है? फिर वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइटस है, जिसमें एडीएच के ऊपर नेफ्रॉन उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर नहीं पा रहा। अब कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, लिथियम वगैरह, ये जो है ना ये नेफ्रॉन को रिस्पॉन्ड नहीं करने देती एडीएच के ऊपर। इसका टेस्ट यही होता है कि हम वही डेस्मोप्रेसिन देते हैं, अगर ये सही होने लग जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये उसकी वजह से है। ये सारे पैराग्राफ में ये वाला सारा फ्लो चार्ट डिस्कस हुआ था, और इसमें बस ये हेडिंग याद रखने वाली बात है, और ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेनी है कि सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एटीएच सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। और इसके बाद हाँ, आर्टीरियल प्रेशर अगर कम हो जाए और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो फिर एडीएच रिलीज़ हो पाता है। ये वाला टेबल याद कर लेना है, जिसमें लिखा हुआ है। अब एडीएच हमारा अगर अच्छा ड्रग है ना, अच्छी चीज़ है ना अगर हमारे लिए, तो इसके ऊपर बैड इफेक्ट क्या करेगा? ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गए वगैरह-वगैरह, ये डिक्रीज़ कर देंगे। ब्लड प्रेशर भी गंदी सी चीज़ है, वो भी एडीएच को डिक्रीज़ कर देगा। ब्लड वॉल्यूम मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वो भी एडीएच को डिक्रीज़ कर देगा। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो एडीएच इंक्रीज़ हो जाएगा। मॉर्फिन, निकोटीन अगर हमारे पास ड्रग्स पड़ी हुई है, नोज़िया की कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, नोज़िया अगर हो जाए कभी-कभार तो फिर एडीएच इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ, अब थर्स्ट मैकेनिज़्म है। थर्स्ट मैकेनिज़्म में ये चीज़ याद रखने वाली है कि थर्स्ट मैकेनिज़्म किस-किस चीज़ों से बनता है। जिन-जिन चीज़ों से बनता है वो है थर्ड वेंट्रिकल दैट प्रमोट्स एंटीरो वेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, AV3B दैट प्रमोट्स एडीएच रिलीज़, ऑल्सो स्टिमुलेट थ्रस्ट लोकेटेड इन एंटीरियल प्री-ऑप्टिक न्यूक्लियस वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं थर्स्ट सेंटर। और ये वेंट्रिकल जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये होते हैं CSF इनके अंदर होता है, ये ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स। अब आगे ये लिखा हुआ है स्टिमुलस ऑफ थ्रस्ट वगैरह, ये सारा भी इसी टेबल में है, बस ये टेबल याद कर ले तो काम हो जाएगा। इंक्रीज थ्रस्ट किस चीज़ से होती है? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ गई है, ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, एंजियोटेंसिन बढ़ गया, ड्राई माउथ है, सारों को पता है ड्राई माउथ है तो इंक्रीज थ्रस्ट होगी। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है तो डिक्रीज थ्रस्ट होगी। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ाओ तो थ्रस्ट इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। एंजियोटेंसिन भी कम हो जाएगी और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। इसके बाद ये कुछ कंडीशन लिखी हैं। डिप्सिया, जिसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। हाँ, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह की वजह से थर्स्ट ज़्यादा लगने लग जाती है। हाइपोडिस्पिया ओल्ड एज वगैरह में थर्स्ट कम लगने लग जाती है। और इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ एडीएच एंड थर्स्ट, ये एडीएच और थर्स्ट मैकेनिज्म मिल के बॉडी को इतने अच्छा रेगुलेट करते हैं सारे, उसको जो भी कंसंट्रेशन होती है, और वो होम्योस्टेसिस रखते हैं अंदर। बाकी एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ऑस्मोलैरिटी और सोडियम कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसकी आगे कुछ डिसीज़ लिखी हुई है, एक बार बेशक पढ़ लेने वाली बात है। और एडिसन डिजीज़ मतलब एक डिसीज़ है, ज़ाहिर सी बात है। अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो फिर सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन में सोडियम बॉडी से वेस्ट होता जाएगा, और सोडियम बॉडी से वेस्ट होता जाएगा तो उन बंदों को सोल्ट वगैरह खाने का ज़्यादा दिल करता रहेगा। वो सोल्ट वगैरह इधर लिखा हुआ है सोल्ट एपिटाइट, उनकी सोल्ट एपिटाइट बढ़ जाएगी, और वो ऐसी सोल्ट जो है ना वो टेबल सोल्ट वगैरह खाते जाएंगे। ये सोल्ट एपिटाइट वाला होता काम है, ये भी वो एंटीरियो वेंट्रल थर्ड वेंट्रिकल रीजन के अंदर ही होता है, इसका रीजन जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है।